मैं फुहड़ता लिखूं तुम समय रहना समझ लेना, मैं अश्लीलता लिखूं तुम रणवीर अलाहाबादिया समझ लेना, और मैं निर्लजता लिखूं तुम अपूर्वा समझ लेना, और मैं गटर गंदगी ऐसे शब्द लिखूं तो तुम इंडियाज गॉट लेटेंट समझ लेना। हुआ क्या है? गड़बड़ हुई है रणवीर अलाहाबादिया से, और जहां पे भुगत रहे हैं सारे ही स्टैंड अप कॉमेडियन जो डार्क कॉमेडी कर रहे थे। क्या है ये कंट्रोवर्सी और ये क्यों हो रही है? एज ए व्यूअर हमारी मानसिकता कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इसके बारे में जानते हैं। मैं किसने सही बोला किसने गलत बोला उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात करने वाला हूं ह्यूमन साइकोलॉजी, जो इस सब्जेक्ट पे कैसे लोगों के दिमाग के साथ में खेलती है, कैसे लोगों को रिझाती है, और किस टाइप के लोग ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो ध्यान से देखिएगा, माहौल अभी गर्म होने वाला है। हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया जी एक शो में पहुंच गए, इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रहना उसको होस्ट कर रहे थे। यहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने एक फुहड़ता भरा बयान दे दिया, जहां पे उन्होंने एक कॉन्टेस्टेंट से पूछा कि क्या आप अपने माँ बाप को जिंदगी भर हुए देखना चाहोगे, या एक बार उनके साथ में ज्वाइन करके उनको हमेशा के लिए रोकना चाहोगे। ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? क्योंकि यह कंट्रोवर्सी समाज में टैबू है। मिस इस तरह की बातें अपने माँ बाप के लिए कोई नहीं करता है। पर क्या यह पहली बार हुआ है? मैं याद कराना चाहूंगा, मैं नाम भूल रहा हूं, पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी। ये लड़की ने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडियन में अपने फादर को, अपने पिताजी पे जोक बनाया था। क्या जोक बनाया था? कि मैं अपनी मम्मी की पसंदगी से कभी शादी नहीं करूंगी, मैंने अपने पापा को देखा, ये कैसी उनकी चॉइस है। ये लड़की भूल गई ये वो बाप है जो धूप प्यास बारिश गर्मी में जाता है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अपना पसीना बहाता है, और तुम जैसे छिछोरी औलाद को पैदा करके परवरिश करके बड़ा करता है, उनके लिए पैसा कमाता है, उनके सारे मौशौक पूरे करता है। एज अ फादर अगर आप इसको बात को समझने की कोशिश करोगे, दिल पे यहां पे लगती है। मैं कभी बार सोचता हूं उसके फादर पे क्या गुजरी होगी जब इस बेटी ने इतनी बेहूदगी से भरा हुआ जोक बनाया जो उसके फादर पे था, और लोग हंस रहे थे। यह बात यहीं नहीं रुकी। मैं ये बात इसलिए मेरे को याद है क्योंकि मैं लिफ्ट में एक जगह पे जा रहा था, और वहां पे एक लड़की फोन पे अपनी फ्रेंड के साथ में सिमिलर टोन पे सिमिलर बातें कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? आप जैसा कंटेंट देखते हो, समाज में लोग उस तरह के कंटेंट और उस तरह की भाषा पकड़ना शुरू करते हैं। याद करिए रामायण महाभारत का जमाना, जहां पे लोग जैसे ही देखते थे तो बच्चे बोलना शुरू करते थे, तातश्री पिताश्री आज्ञा चाहते हैं, ये एक विषय बन जाता था। और आप अगर 2 दिन गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देख लो, या आप मिर्जापुर की पूरी सीरीज देख लो, आपकी लैंग्वेज और पैटर्न चेंज हो जाएगी। अब यहां पे समझते हैं कि लोग ऐसे कंटेंट को क्यों लाते हैं, ऐसा कंटेंट क्यों परोसा जाता है। जिम्मेदार आप और मैं हैं। कैसे? आंकड़े बताते हैं 98% लोग इंडिया के अंदर में देखते हैं। 40% से ज्यादा फीमेल जो है वो देखना पसंद करती है। इस मानसिकता को कुछ इस तरह से देखते हैं, जहां पे इंटरनेट वर्ल्ड में, यूट्यूब वर्ल्ड के अंदर में ढेर सारे कंटेंट अवेलेबल है, जहां पे मैं नॉलेज बढ़ा सकता हूं, मैं वीडियो एडिटिंग सीख सकता हूं, मैं यूट्यूबर बनना सीख सकता हूं, मैं कंटेंट डिजाइन करना सीख सकता हूं, मैं कुछ भी, ड्राइंग है, पेंटिंग है, मार्शल आर्ट, ऐसे कोई भी सारी चीज सीखता हूं। पर मैं देखना चाहता हूं सिर्फ ऐसा कंटेंट जो मेरे को गुदगुदाता है, जो मेरी सोई हुई जो भावनाएं है, इच्छा है, मेरा डार्क एरिया है, उसको ट्रिगर करता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा कंटेंट आता है, लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको देखते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं। ओ देखो कैसा वीडियो आया, ओ ये क्या कर रहा है, ओ बाप रे ऐसा बोल दिया, लाओ मैं 4 लोगों को शेयर करता हूं। इसका मतलब ये शेयरेबल कंटेंट बन जाता है। जब शेयरेबल कंटेंट बनता है तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे कंटेंट को देखते हैं, और इसी वजह से यहां पे धीरे धीरे एक ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है, और दूसरे लोग एंकरेज होते हैं ऐसा ही कुछ वीडियो और ऐसे ही कुछ कंटेंट बना के डालने के लिए। आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, आज का इंस्टाग्राम सबसे बड़ा सॉफ्ट पॉर्न बन चुका है। टिकटॉक बैन हुआ तो क्या हुआ, पूरी जनरेशन है शिफ्ट हो गई यहां पे, और फिर चल रहा है नंगा नाच, कल्चर का नंगा नाच। अब इसका रणवीर अलाहाबादिया के साथ में क्या लेना देना है? तो एक तरफ मेरे यहां पे ऐसी मानसिकता है, एक तरफ ये साइकोलॉजी काम कर रही है, और दूसरा मैं हूं। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर ऐसा कुछ करना चाहूंगा जहां पे मैं लोगों की नजर में चढ़ूं, और जितना हो सके उतना फास्ट चढ़ूं, जिससे मेरे फॉलोअर बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, मेरे को रिकॉग्निशन मिले।
तो सबसे पहले जोक के अंदर में या कोई भी बात के अंदर में लोग ऐसे गाली गलौच या अपशब्दों का इस्तेमाल या अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिजायर टू बी लुक कूल और अपीयर टू बी कूल, यानी मैं कूल दिखना पसंद करता हूं जिससे मेरे को अटेंशन ज्यादा मिलेगा, लोगों के अंदर में मेरी इमेज कुछ अलग खिल के बाहर आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे। ऐसा लोग वास्तविक लाइफ के अंदर में भी कर रहे होते हैं। बट इसका बवाल कहां पे मचता है, जब आप इन्फ्लुएंसर हो और आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो और ये प्लेटफॉर्म के अंदर में आपने गंद मचा के जब रखी होती है, इसका इंपैक्ट सोशली भी आना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, अल्फा मेल की इमेज क्रिएट करना, यानी भाई सख्त लौंडा है, ये गजब का है, ये बोल देता है, ये किसी की सुनता नहीं, ये सुना देता है, ही इज टू स्पॉन्टेनियस, ये वाली जब मेरे को इमेज खड़ी करनी होती है तो मैं ऐसे ही किसी कंटेंट का सहारा लेता हूं। अगेन ये व्यूअर्स की उस साइकोलॉजी के साथ में डील करता है जहां पे लोग ऐसे शेयरेबल कंटेंट को ज्यादा शेयर करते हैं। अबे ये देखा क्या, अबे ये क्या बोल दिया, अबे ये कैसा हो गया, ये साइकोलॉजी यहां पे मैच होती है और 1 + 1 2 नहीं 11 हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, जो ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी भूख है और जिसकी वजह से पूरा सोशल मीडिया इसी पे काम करता है, अटेंशन सीकिंग या सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनना। यहां पे मैं लोगों का ध्यान अपने तरफ केंद्रित करना चाहता हूं, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूं, मैं फेमस होना चाहता हूं। इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए हो सकता है मैं आटा लेके सर पे डालूं, गटर में जाके मछली बन के तैरूं, या मैं किसी को गाली दूं, या उटपटांग वीडियो बनाऊं, या अगर मैं लड़की हूं तो अधरंगे कपड़े पहन के नाचना शुरू करूं, या मैं अधेड़ हूं कोई भी सॉन्ग के ऊपर कूद फांद के नाचना शुरू कर दूं। और क्या होगा, आप इस वीडियो को वायरल करोगे। अभी इस वीडियो को देख रहे हो आप, ठीक है परेश भाई ज्ञान दे रहे हो, पर मैं अभी इस वीडियो के अंदर में खड़े होकर नाचना शुरू कर दूं तो 100% शेयर करोगे। देखो ये देखो मोटिवेशनल स्पीकर, ये देखो बिजनेस कोच चालू वीडियो के अंदर में ऐसा नाच रहा था, ऐसा गड़बड़ कर रहा था। क्यों, ये सेरेबल कंटेंट हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को गुदगुदी होती है, लोगों को मजा आता है। और जब शेयर ऐसी करते हो तो लोग बोलते हैं भाई ऐसा वीडियो तू कहां से ढूंढ के ले आता है। और वही कूल दिखने की साइकोलॉजी में, वही कूल शेयरिंग के चक्कर में ऐसे वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं। तो इस वीडियो को भी थोड़ा वायरल कर देना। पॉइंट नंबर 4, जो वहां पे उस शो में बैठा हुआ हर आदमी ये करने की कोशिश करता है, अपना स्वैग दिखाने की, यानी दूसरे लोगों से ज्यादा मैं बकवास कर सकता हूं भाई, दूसरे लोगों से ज्यादा मैं वाहियात चीजें कर सकता हूं, दूसरे लोगों की कंपेयर में मैं ज्यादा हग सकता हूं। देखो ये वर्ड भी जब मैं बोल रहा हूं तो आपको अजीब लग रहा है, पर वहां पे उस शो में ये कूल लगेगा। क्यों कि भाई फॉर्मेट ही ऐसा है और वो फॉर्मेट लोग देखने जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि समय रैना के फॉलोअर तकरीबन 75 लाख लोग हैं। ये 75 लाख कौन सा गांजा फूक रहे थे, नहीं, कोई अलग नहीं, आपके और मेरे जैसे लोग हैं। ये इसमें से अगर 75 लाख लोग इसके सब्सक्राइबर हैं तो कम से कम जो मेरा नॉलेज है यूट्यूब का लेके 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको देखा होगा और जिसका उसको फायदा भी मिलता है। और फायदा इतना मिला हुआ कि यह बंदा कुछ दिनों पहले केबीसी के अंदर में भी था। समय रैना ने केबीसी के अंदर में एक जोक भी सुनाया था कि मैं जब केबीसी में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहा था तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ये मजाक का सब्जेक्ट नहीं है। फिर वो पलट के अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि देखा मम्मी पापा, मैं मजाक करते करते आज केबीसी में आ गया हूं। ये एक अचीवमेंट है जहां पे आप इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो गए हो कि अमिताभ बच्चन को भी अपने शो चलाने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें अच्छी तरह से चल रही थी, तो गड़बड़ कहां पे हो गई, गड़बड़ हो गई रणबीर अलाहाबादिया से, क्योंकि समय रहने की इंप्रेशन है भाई वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देता है। अब यहां पे रणबीर अलाहाबादिया जी जो संस्कारी मां के संस्कारी बेटे थे, जिन्होंने बड़े प्यार से अपने पॉडकास्ट की इंडस्ट्री खड़ी की थी, उनको देख के ढेर सारे लोग पॉडकास्टर बने हुए हैं। उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनके पॉडकास्ट से इंस्पिरेशन लेके कई लोगों ने हिंदू धर्म की किताबें पढ़ना शुरू किया है। उन्होंने अच्छे से अच्छे ऑथर और अच्छे से अच्छे स्पीकर को अपने पॉडकास्ट में लाया है। तो होता क्या है, मेरी एक साइकोलॉजी होती है कि भाई मैं इस आदमी से कुछ अच्छा ही सुनना पसंद करूंगा, और अचानक वो जाते हैं और फुवड़ता का प्रदर्शन कर देते हैं, जहां पे वो मैंने जैसे बताया था शुरुआत में एक ऐसा स्टेटमेंट डाल देते हैं। उसके अलावा भी दूसरी 2-3 बातें हुई थी जो मैं अभी उस पर बात करना नहीं चाहूंगा। पर रणबीर अलाहाबादिया ऐसा बोले क्यों? तो गुजराती में कहावत है, लांबा जोड़े टूको जाए, मरे नहीं तो मादो थाय। मींस आप गलत आदमी के संगत में जाते हो, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हो, आपके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाली है। अगर आपके 4 दोस्त शराबी है और आप उनकी संगत में बैठ रहे हो, कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक पैग आपका भी लग जाने वाला है।
चार दोस्त आपके गंजेड़ी है और आप उनके साथ में बैठे रह रहे हो, तो वहां पे हो जाएगा एक आध दम आपका भी लग जाने वाला है। और वहां पे उत्साह में आके स्वैग दिखाने के चक्कर में, अटेंशन पाने के चक्कर में, वीडियो में कूल देखने के चक्कर में उन्होंने हग दिया। और ये गड़बड़ जब हुई तो वायरल होना तो लाजमी था और ये वीडियो खूब वायरल हुआ। शुरुआत में लोगों को अच्छा लग रहा था, फिर अचानक हुआ ये पॉलिटिकल लेवल तक चला गया कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी आके इस पे स्टेटमेंट देना पड़ा। और अभी ये हो गया है कि इंडिया गॉट स्लेटेंट के सारे ही वीडियो डिलीट हो गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, डिलीट करने पड़े हैं, अपनी कहानी है। बट इसको समझते हैं कि भाई ये ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपका एक सर्टेन फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बाहर निकल के अलग फॉर्मेट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कोई जगह पे जा रहे हो तो अपना मुंह बंद रखो। जो भी ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ में किसी भी किस्म का कोलैबोरेशन मत करो। दोस्ती यारी सब अपनी जगह पे है। आप अकेले में जाओ, गांजा फूको, चरस फूको, दारू पियो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बट पब्लिक फॉर्मेट के अंदर में ऐसे लोगों के साथ में कोलैबोरेट करना आपकी इमेज खराब कर सकता है। आप कहीं पे इवेंट में गए हो, हाथ पिलाया, दोस्ती किया है, बात अलग है, वो फोटो जा रहा है तब तक अलग है। पर ऐसे फॉर्मेट में जा रहे हो जहां पे ये आपकी इमेज को हार्म कर सकता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है। आपने एक बार देखा होगा नरेंद्र मोदी जी एक विशेष समुदाय की सभा में जाते हैं, वहां पे उनके कोई धर्मगुरु हैं जो उनको एक विशेष चिन्ह जो उस धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है वो देने की कोशिश करते हैं, वो पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी उससे मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि उन्होंने कट्टर हिंदू की इमेज खड़ी करके रखी हुई है और वो करना उनके वोट बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा मेहनत करके 20-22 साल 50 साल की मेहनत करके जो वोट बैंक खड़ा हुआ है बीजेपी के लिए उसको वो डैमेज ना करे। क्योंकि यहां पे किरकिरी खाली ऑपोजिशन नहीं करने वाला था, जो हिंदू, जो कट्टर हिंदू उनके साथ में जुड़े हुए वो भी उनके लिए ऑफेंड हो जाते। तो यहां पे है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सबसे बड़ा खेल आपके लिए शुरू करता है। अब रणवीर अलाहाबादिया जी को इसके बाद क्या करना चाहिए इस पे भी बारे में बात कर लेते हैं। रणवीर अलाहाबादिया जी को सबसे पहले कोई एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो उनके ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे काम करना शुरू करे, जैसे सलमान खान के साथ में हुआ था। सलमान खान की इमेज एक टाइम पे बैड बॉय की हो चुकी थी, डाउन हो रहा था, अलग अलग केस में फंसे पड़े थे। अब ऐसी एजेंसी आई जो सलमान खान की भाई वाली इमेज क्रिएट करती है। भाई कहीं पे शो में जाते हैं, घड़ी दे देते हैं, किसी की फीस भर देते हैं, किसी को मदद करते हैं, कहीं पे जाके करोड़ों का डोनेशन कर देते हैं, एक अपना फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट खड़ा कर देते हैं जहां पे चल के लोगों को खोल खोल के मदद करते हैं और उसमें अपना एक दूसरा बीइंग ह्यूमन करके धंधा भी खोल लेते हैं जिसमें भी करोड़ों की इनकम होती है। इससे फायदा क्या होता है? ओवर अ पीरियड टाइम के अंदर में लोग एक ट्रैप में आते हैं जिसको बोलते हैं रिसेंसी बायस। यानी इस आदमी ने पहले गलती हो गई थी, अभी तो ये सुधर गया है, ये पहले कांड कर चुका है, अभी तो ये सुधर गया है। ये सारी चीजों की वजह से सलमान खान ने पहले क्या किया था, कौन सी हीरोइन को थप्पड़ मार दिया था, कहां पे उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी, कौन से जानवर को मार डाला था, ये लोग अब याद नहीं रखते हैं तो माफ कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ रणवीर अलाहाबादिया को अभी स्ट्रांगली ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, जहां पे अलग अलग ब्लॉग में जाना पड़ेगा, अलग अलग न्यूज चैनल पे जाना पड़ेगा, पब्लिकली प्रॉपरली आके माफी मांगनी पड़ेगी और वहां पे बताना पड़ेगा कि किस तरह से उत्साह में आके उन्होंने गलती कर दी है और ये गलती के लिए वो प्रायश्चित भी करेंगे। यहां पे है लोग, आप जब माफी मांगते हो लोग माफ कर देते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने बड़े बड़े लोगों को माफ किया हुआ है। बताता हूं, हमने राम सेवकों पे गोलियां चलाने वाले को माफ करके उनको सत्ता पे बिठाया हुआ है। हमने सिखों को काट डालने वाले, सिखों को जला डालने वाली पार्टी को पंजाब के अंदर में वोट देके खड़ा किए थे। हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि राखी सावंत की इसके साथ शादी हुई थी, उसके साथ शादी हुई थी, पता नहीं किसके साथ शादी हुई थी। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। इसकी वजह से क्या होता है, लोग इसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाते और आप अपनी रिसेंसी बायस का बेनिफिट उठाते हुए अपनी इमेज को सुधार सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई मैं रणवीर अलाहाबादिया का पक्ष क्यों ले रहा हूं? भाई रणवीर अलाहाबादिया बहुत ही बढ़िया कंटेंट क्रिएटर हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से या एक फालतू के जोक की वजह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमको उनका कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा, जिससे काफ़ी लोगों को फायदा मिला है, काफ़ी लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, काफ़ी लोगों को नई इंफॉर्मेशन मिली है। कई बार ऐसे चीज़ें हुई हैं कि मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे को क्या नहीं मालूम, और वो जब मैं रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में जाता हूँ और वहाँ से मैं सीखता हूँ
तो मैं तो कभी भी ऐसे पॉडकास्टर को गंवाना नहीं चाहूंगा। माफी देनी है, इनको सजा भी देनी है। क्या सजा देनी है? जहां पे इनसे सोशल ड्यूटी कराई जाए। कई बार कोई अपराध जघन्य नहीं होता है और वहां पे हमको उसको सबक सिखाने के लिए अगर कोई सजा देनी है तो ऐसी सोशल ड्यूटीज में डाला जाए, जहां पे उससे कचरा भी उठवाया जाए, गटर भी साफ करवाई जाए, बच्चों से उसको पढ़वाया भी जाए, जहां पे जाके उसके अंदर में नैतिक समझ में आए, नैतिक बदलाव आए। जब आदमी अपने एक लेवल से गिर के नीचे के लेवल पे जाता है और ऐसे काम करता है तो उसका ईगो ब्रेक होता है, उसका अहम ब्रेक होता है, हम्बलनेस बढ़ता है और वहां पे है आदमी के अंदर में एक बदलाव आता है। इस कंट्रोवर्सी में सजा जो किसी को मिल रही है वो रणवीर अलाहाबादिया को मिल रही है। बाकी दोनों के बारे में लोग जानते हैं कि दोनों नंगे आदमी है, उनकी तो पब्लिसिटी और बढ़ने वाली है, उनको तो और कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, वो लोग और लाइमलाइट में आने वाले हैं। तो यहां पे नुकसान सिर्फ अलाहाबादिया का हो रहा है, इसमें सजा सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया को मिल रही है और रणवीर अलाहाबादिया को ये समझना पड़ेगा। अब ये दूसरे पॉडकास्टर के लिए भी एक सबक बन गया है और ये मेरा आप सभी लोगों से नम्र विनती है, जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करें तो अपनी समझबूझ का उपयोग करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, इस टॉपिक की सेंसिटिविटी को समझें, भारत देश के कुल गौरव की गरिमा को लांछन न लगाए, अपने माँ बाप के ऊपर लांछन न लगाए। जोक ढेर सारे बन सकते हैं, सब पे बनते हैं, पति पे बनते हैं, दोस्तों पे बनते हैं। ऐसा कोई भी कंटेंट क्रिएट ना करे जो एक इंडियन मानसिकता को चैलेंज करे। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज को कभी क्रॉस ना करे। अपने आप एक दायरा बना के रखे कि मैं इसके बाहर नहीं, इससे आगे नहीं। लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा और इस लैंग्वेज का उपयोग लोगों के इन्फ्लुएंस के लिए होना चाहिए, न कि लोगों के मैनिपुलेशन के लिए होना चाहिए। आपने बहुत मेहनत करके क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, अपनी फुअरता के चक्कर में और कुछ कूल दिखने के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी डैमेज ना करें। आपको क्या लगता है, अगर मैं पब्लिक इन्फ्लुएंसर हूं या मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूं तो क्या मेरे को मेरी लैंग्वेज के अंदर में कंट्रोल रखना चाहिए? क्या मेरे को मेरे इमेज के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए? क्या मेरे को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कंटेंट से सोसाइटी के अंदर में, समाज के अंदर में क्या इन्फ्लुएंस पैदा होने वाला है? आपका जवाब कमेंट पे लिख दीजिएगा। इसी के साथ इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी पे वीडियो क्यों बना रहा हूं? सिंपल है, दूसरे लोग रोटियां सेक रहे हैं तो तुम भी सेक रहे होगे, ऐसा ही आप सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं गुजराती हूं, मैं रोटियां नहीं सेकता, हम थेपला सेकते हैं। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। लाइट नोट पे ये वीडियो खत्म करना चाहता था। भारत माता की जय। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, हमको एंकरेज करते रहिए और ये वीडियो आपको लग रहा है कि काम का है, लोगों की मानसिकता के अंदर में बदलाव ला सकता है, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं इजाजत लेना चाहता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद।